नमस्कार, खबरदार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आज सबसे पहले खबरदार में हम आपको खबरदार करेंगे पाकिस्तान की सियासत को लेकर। दरअसल पाकिस्तान की सियासत में चल रहा सस्पेंस थ्रिलर से भरपूर ड्रामा हम आपको दिखाएंगे। सस्पेंस इस बात को लेकर है कि क्या इमरान खान अपनी कुर्सी को बचा पाएंगे या हेड विकेट हो जाएंगे। इसको लेकर आज पाकिस्तान की सियासत में गजब की थ्रिलर पिक्चर चली। हम आपको बता दें कि इमरान के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव 28 मार्च यानी सोमवार को आएगा, लेकिन उससे पहले आज इस्लामाबाद में इमरान खान ने लाखों लोगों की रैली को मेगा आयोजन करके अपना शक्ति प्रदर्शन किया। हालांकि इमरान खान को 4 अप्रैल से पहले संसद में अपनी सरकार की शक्ति का असली प्रदर्शन करना पड़ेगा और फ्लोर टेस्ट पास करके अपनी सरकार को बचाना पड़ेगा, जो इस वक्त बेहद मुश्किल लग रहा है। लेकिन इमरान खान को ऐसा विश्वास है कि विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को वो अच्छे नंबरों से पास कर लेंगे और यही वजह है कि इमरान बार बार कह रहे हैं कि सरकार 5 साल चलेगी। हम आपको बता दें, आज इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में जलसे में इमरान खान इस कॉन्फिडेंस का भरपूर प्रदर्शन कर रहे थे। वो अपनी सरकार के खिलाफ साजिश का आरोप लगाते हुए थोड़े से इमोशनल भी हो गए थे। नौजवानों, इमरान खान जो मर्जी ये कर ले, हुकूमत जाती है जाए, जान जाती है जाए, कभी इनको माफ नहीं करूंगा। एक गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश क्या कर रही है? पैसे लगा रहे हैं लोगों को खरीदने के लिए। तो मैं आज आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इस तादाद में यहां आए और आपने बताया कि आप इस जुर्म में शरीक नहीं। मैं सिर्फ आपके लिए यह बताना चाहता हूं कि इन्होंने फैसला किया कि हमारी हुकूमत को गिराना है, क्योंकि जी पाकिस्तान तबाह हो रहा है। तो नौजवान ये सुन लो, मेरे पाकिस्तानियों जो सुन रहे हो, मैं बड़ी जल्दी आपको बताना चाहता हूं और मैं आज दावा करता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में 3.5 साल में किसी हुकूमत ने इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दी जो हमने अपने 3.5 साल में दी है। सरकार गिराने को लेकर इमरान भले ही भावुक हो रहे हों, लेकिन इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान में आज तक कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो पूरे 5 साल तक अपनी कुर्सी को संभाल पाया हो। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या इमरान खान यह रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे या अपने पूर्वज प्रधानमंत्रियों की तरह वक्त से पहले ही कुर्सी से उतार दिए जाएंगे। इमरान खान को विश्वास है कि आवाम के मन में उनकी सरकार के लिए अभी भी विश्वास है, लेकिन इमरान का विश्वास तो उनकी ही पार्टी के सांसदों ने तोड़ दिया है। पाकिस्तान में बच्चे बच्चे को पता है कि इमरान की पार्टी पीटीआई के 24 सांसदों ने बगावत कर दी है। 12 सांसदों ने तो ऐलान कर दिया है कि वो विपक्ष की तरफ से इमरान सरकार के खिलाफ वोट करेंगे। अब ये खबर भी उड़ रही है कि पीटीआई के 50 और सांसद और सलाहकार अविश्वास प्रस्ताव आने से पहले लापता हो गए, यानी कंगाली में आटा गीला। सही भी है, आखिर डूबती हुई नाव पर कौन सवार रहना चाहता है। लेकिन इमरान खान अभी भी मानने को तैयार नहीं कि उनकी नैया अब डूबने वाली है। आज उसी भुट्टो के दामाद आसिफ जरदारी सबसे बड़ी बीमारी और उसका नवासा कम पे टांग रही हैं। दोनों कुर्सी की लालच में अपने नाना की कुर्बानी को बुलाकर इसके कातलों के साथ बैठे हुए हैं और उनकी वकालत कर रहे हैं। यानी शर्म नहीं आती कि सियासत तो करनी है नाना के ऊपर, और जिन लोगों ने उसको फांसी दिलवाई थी अपनी कुर्सी की खातिर उनके साथ घुसे हुए हैं दोनों अंदर। शर्म करो, शर्म करो। अब इमरान खान सड़कों पर चाहे जितनी मर्जी जलसे कर लें, लेकिन वो जानते हैं कि संसद में अब अपनी सरकार बचाना उनके लिए टेढ़ी खीर साबित होगा, क्योंकि उनकी कुर्सी में उनके घर के ही चिराग आग लगाने को बेचैन हैं और इमरान के पास उन्हें कोसने के अलावा कोई चारा नहीं। मैंने जब आपको कॉल दी, ये जो लोगों के जमीरों का सौदा हो रहा है, एक गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश क्या कर रही है? पैसे लगा रहे हैं लोगों को खरीदने के लिए। तो मैं आज
आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इस तादाद में यहाँ आए और आपने बताया कि आप इस जुर्म में शरीक नहीं। जनता की अदालत में आज इमरान खान ने पेश होकर खुद को पाक साफ साबित करने की पूरी कोशिश की। उसी जनता की अदालत में इमरान अपने 4 साल के कार्यकाल में बेतहाशा महंगाई बढ़ाने के मुजरिम हैं, बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के मुजरिम हैं और दुनिया भर के देशों से कर्ज की भीख मांगने के मुजरिम हैं। इन्हीं सब आरोपों को मुद्दा बनाकर विपक्षी गठबंधन सोमवार को संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश करेगा। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान की हुकूमत में दोनों तरफ से एक दूसरे पर जिस तरह कीचड़ उछाली जा रही है वो अविश्वसनीय है। जिस तरह के ये थ्री स्टूजेस, ये 3 चूहे, ये जो इकट्ठे हुए हैं 30 साल से मुल्क को लूट रहे हैं। ये 30 साल से ये इस मुल्क का खून चूस रहे हैं। इनकी अरबों अरबों डॉलर्स, रुपए की नहीं, इनकी डॉलर्स की प्रॉपर्टीज बाहर पड़ी हैं, इनके ऑफशोर बैंक अकाउंट्स हैं और ये सारा ड्रामा हो रहा है कि किसी तरह जनरल मुशर्रफ की तरह इमरान खान घुटने टेक के इन सबको एनआरओ दे दे। तो अब पाकिस्तान में सियासत के ड्रामे का स्टेज सज चुका है। दांव पर इमरान खान की कुर्सी है जिसे बचाने के लिए उनके पास बहुत कम विकल्प हैं। देखते हैं इस ड्रामे का क्लाइमेक्स आखिर होता क्या है। तो ये शक्ति प्रदर्शन था या फेयरवेल स्पीच, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन हम आपको बता दें कि इमरान खान के आज तेवर जो है वो तल्ख नजर आए। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे थे और इस्लामाबाद की रैली में इमरान खान ने यह दावा किया कि देखिए 5 साल सरकार जो है वो कार्यकाल पूरा करेगी। हालांकि पाकिस्तान का इतिहास ऐसा नहीं कहता। पाकिस्तान का इतिहास ये कहता है कि कोई भी प्रधानमंत्री अब तक वहां पर 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। तमाम नेताओं पर तमाम तरह के आरोप जो थे आज इमरान खान लगाते नजर आए। मुशर्रफ समेत तमाम नेताओं को धोखेबाज बताया, कहा लोगों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। आज तक संवाददाता इस्लामाबाद से हमारे साथ कवर नईम जुड़ रहे हैं लाइव इस वक्त। नईम, आज ये स्पीच हमने सुनी, इसे शक्ति प्रदर्शन माना जाए, फेयरवेल स्पीच माना जाए? ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान एक बड़ी मैसेजिंग कर रहे थे, इमोशन था, वहां पर गुस्सा था, हर तरह से अलग अलग फ्लेवर निकल कर आ रहे थे। लेकिन माना क्या जाए आगे? एक्चुअली ऐसा है कि इमरान खान की जो एक्चुअली अभी ओके, हेलो, आप भी सुन सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बात पूरी कीजिए जी। बात यह कि इमरान खान साहब का जो आज का धरना था ये जर्नलिस्ट हों या सियासी जमातें उनके लिए इम्पोर्टेंट था, क्योंकि सबको ये लग रहा था कि मुल्क में जो गवर्नेंस का जो अपोजिशन कह रही थी, महंगाई का कह रही थी और बहुत सारे इल्जामात अपोजिशन की तरफ से भी इमरान खान पर थे। लेकिन इमरान खान ने जितना बड़ा पावर शो आज किया, जितना क्राउड उन्होंने जमा किया, स्ट्रीट पावर उन्होंने जमा की, तो अभी भी ये सेंटिमेंट है कि उनकी फॉलोइंग मौजूद है लोगों में। अच्छा, अब इससे जो आपने बात कही कि इसको फेयरवेल स्पीच समझें या इसको इमोशनल एक क्या चीज़ समझें, तो ऐसा है कि वो जमातें जैसे काफ लीग है और जैसे MKM है, उन्होंने अभी फैसला करना है कि उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन में गवर्नमेंट के साथ जाना है या उन्होंने जाना है ओपोजिशन के साथ। तो मेरे ख्याल से उनको एक बड़ा मैसेज मिला है कि अगर वो ये सोच कर जा रहे थे इनको छोड़कर कि इमरान खान अपनी मकबूलियत खो चुके हैं, अब उनकी पॉपुलैरिटी का गिराफ नहीं रहा, तो काफ लीग और MKM और दूसरी जमातें जो इनको छोड़ना चाहती हैं, उनको थोड़ा सा सोचने का टाइम मिल गया है कि इमरान खान की फॉलोइंग अभी भी है। मैं इस्लामाबाद में ही हूँ और धरने की जगह से बहुत करीब ही हूँ और अभी तक वहां पर पांव रखने की जगह नहीं है। मतलब अभी भी अगर आप वहां जाएंगे तो आपको बहुत दूर तक अपनी पार्किंग करना पड़ेगी। अब यहाँ पर नईम एक दूसरा सवाल आता है कि पाकिस्तान का इतिहास से कहता है कोई प्रधानमंत्री 5 साल कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। साथ ही इतिहास यह भी कहता है कि सेना का अगर समर्थन नहीं प्राप्त है तो चीजें मुश्किल होती हैं। बार बार ये आरोप लग रहे हैं कि सेना का जो मोह था वो शायद इमरान खान से टूट गया है। इसमें कितना दम है, इसका कितना असर होगा? और दूसरा सवाल यह है कि इमरान खान की बातों से लगा कि पाकिस्तान तो एक बड़ा ही प्रोग्रेसिंग देश है, सारी चीजें अच्छी हो गई हैं जो 70 साल में नहीं हुई थी। क्या वाकई में ऐसा है? क्योंकि जो अखबार हम पढ़ते हैं आपके यहां पर, वहां पर तस्वीरें अलग आती हैं महंगाई से लेकर तमाम विषयों पर। देखें, पाकिस्तान की तारीख तो ये भी कहती है कि वजीर आजम के खिलाफ जब भी नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है वो फेल हुआ है। शौकत अजीज के खिलाफ 2006 में फेल हुआ, 1989 में बेनजीर भुट्टो के साथ भी फेल हुआ।
सो इतिहास ये भी कहता है। तो इतिहास पे अगर आप जाएंगे तो नो कॉन्फिडेंस मोशन की आप बात करें, 2 दफा पास्ट में फेल हो चुका है। और जहां तक रही बात मीडिया की, इस बात को देखें, इमरान खान साहब खुद भी कह चुके हैं कि हाँ महंगाई बढ़ी है। ये चीज उनकी गवर्नमेंट में हमेशा आड़े आती है कि ये चीज उनकी गवर्नमेंट का एक आप ये कह लीजिए डार्कर साइड है कि वो महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सके, जिस पर वो काम वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। उनके मिनिस्टर्स इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो खुद इस बात को नहीं मानते। ठीक है, हालांकि आज अपने संबोधन में उन्होंने एक नए पाकिस्तान जिसका ख्वाब दिखाया था उसके मुकम्मल होने की बात भी कही। लेकिन इमरान खान सड़कों पर जलसा करके भले ही अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हो, लेकिन इमरान की सत्ता पाकिस्तान की संसद में शक्ति प्रदर्शन से बचेगी, और यह बात इमरान खान भी बड़े अच्छे से जानते हैं। इमरान भले ही कह रहे हो कि उनको बहुमत साबित करने का पूरा कॉन्फिडेंस है, लेकिन संसद का नंबर गेम कुछ और कहानी बयां कर रहा है। हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, पाकिस्तान की संसद जो है वहां पर 342 सीटें हैं, यानी अविश्वास प्रस्ताव को फेल करने के लिए इमरान खान को 172 वोटों की जरूरत पड़ेगी। अब इमरान खान की पार्टी पीटीआई के पास अभी कुल 155 सांसद हैं, यानी बहुमत से 17 कम। लेकिन पीटीआई को अभी 6 छोटी पार्टियों के 21 सांसदों का समर्थन हासिल है, यानी इमरान सरकार के पास अभी 176 सांसदों का समर्थन है, बहुमत से 4 सीटें ज्यादा। लेकिन दिक्कत यह हो रही कि अगर पीटीआई के 24 बागी सांसद इमरान सरकार के खिलाफ वोट दे देते हैं तो फिर इमरान खान फ्लोर टेस्ट हार जाएंगे। वहीं अगर विपक्षी गठबंधन की बात की जाए तो पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पीएमएलएन 84 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। दूसरे नंबर पर विपक्ष में बेनजीर भुट्टो की पीपीपी है, जिसके पास 56 सीटें हैं। इसके अलावा अन्य दलों के साथ मिलकर विपक्ष की कुल सीटें 162 होती हैं। ऐसे में विपक्ष को इमरान खान को सत्ता से बाहर करने के लिए 10 और सांसदों की जरूरत पड़ेगी। तो यह पाकिस्तान का विपक्ष का और सत्ता पक्ष का गणित था। एक युद्ध पाकिस्तान में इमरान खान और विपक्ष के बीच में चल रहा है, उधर एक युद्ध जो है वो चल रहा है यूक्रेन और रूस के बीच में, जिसका 32वां दिन था। पाकिस्तान के बाद अब हम आपको यूक्रेन के युद्ध के मैदान की खबर से खबरदार करते हैं, जिसकी शुरुआत महायुद्ध के खबरदार वीडियो से। एक के बाद 8 रॉकेट यहां पर और मिसाइलें दागी गई थी, एयर अटैक्स की बात की गई थी। इस समय हम लोग वॉक्सोल में है, जो लेविव का मुख्य रेलवे स्टेशन है, और बड़ी संख्या में लोग अब यहां पर आ रहे हैं क्योंकि वो यहां से निकल जाना चाहते हैं। यहां पर एक फ्यूल का, एक पेट्रोल का, ईंधन का एक बहुत बड़ा जखीरा जो आया था और इसी युद्ध के लिए उसको ध्वस्त किया गया। अगर आप जैसे ही मेरे पीछे देखें तो लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं क्योंकि यहां से वो निकल जाना चाहते हैं किसी सुरक्षित स्थान पर। अब तक लवीव को खासा सुरक्षित माना जाता था, लेकिन बीती रात के हमलों के बाद अब कहा यह जा रहा है क्योंकि पोलैंड से जो रसद सामग्री और रक्षा के उपकरण आ रहे हैं उसका एकमात्र मार्ग यही है, और इसीलिए अब इसको भी रूस निशाना बना रहा है। लड़ाई और डिप्लोमेसी, ये 2 पटड़ियां हैं रेल की पटरी के साथ साथ चलती हैं। लड़ाई चलती रहेगी, डिप्लोमेसी भी चलती रहेगी, लेकिन जिस तरह की ये हरकतें हो रही हैं, चाहे वो बयानबाजी हो, चाहे इतना बड़ा हमला, हवाई हमला लवीव के ऊपर हो, ये कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी को कमजोर करेंगे। और ये रूस का तो बेसिक उनका जो इशारा है, देखिए कल उन्होंने बोला कि हमारा फर्स्ट फेज खत्म हो गया है, यानी कि लगभग ग्राउंड फोर्स का काम पूरा हो गया है, अब कंसोलिडेशन स्टेज आ गई है। ठीक है, लेकिन जैसा मैं पिछले 2 दिन से बोल रहा हूं, अभी रूस का निशाना रहेगा पश्चिमी यूक्रेन, लवीव और इवानो फ्रांको का एरिया, और वहां जो है लगातार वो ग्राउंड अटैक नहीं करेंगे, वो वहां लगातार एयर पाउंडिंग करेंगे। एयर अटैक से, मिसाइल से, रॉकेट से हमला चलता रहेगा, दबाव बनाने के लिए, ताकि यूक्रेन इस युद्ध को लंबा ना खींचे, उस पर प्रेशर बने और किसी तरह से वो बातचीत के लिए आए और रूसी जो डिमांड्स हैं उन पे मान जाए। जैसे मैंने कल कहा था कि रूस का जो पहला फेज ऑपरेशंस का वो उन्होंने बोला कि खत्म हो गया है, और इसका अर्थ ये था, जैसे मैंने कल बोला था, कि वो अभी जो पूर्व और दक्षिण यूक्रेन है वहां अपनी स्थिति को कंसोलिडेट करेंगे, मजबूत करेंगे। जो इलाके उन्होंने जीत लिए हैं, जहां ऑलरेडी कैप्चर कर चुके हैं, और जो पश्चिमी यूक्रेन है वहां उनका लगातार प्रेशर एयर अटैक से रहेगा। अगर आपको याद हो, ये चीज मैंने आफ्टरनून में बोली थी और यही हो रहा है अभी। वो पश्चिमी यूक्रेन जो है, लवीव, इवानो फ्रांको एरिया, उसमें वो कोई ग्राउंड ऑपरेशन नहीं करेंगे, लेकिन वहां लगातार एयर प्रेशर बना के रखेंगे। और ये एक इशारा उनका ये भी है कि कोई भी चीज जो यूक्रेन में एंटर हो रही है, देखिए प्रेसिडेंट बाइडेन ने बहुत प्रॉमिसेस किए हैं, हम यूक्रेन को ये हथियार देंगे, ये प्रणाली देंगे, लेकिन वो आएगी कहां से? उसको आना सिर्फ लैंड बॉर्डर से है, पोलैंड या हंगरी से। और चप्पे चप्पे पर इस वक्त रूस सर्वेलेंस कर रहा है, और वो ये बताना चाहता है कि वो किसी भी टारगेट पे अपनी मनमर्जी से जब चाहे हमला कर सकता है।
डोनेट्स्क के इलाके में यूक्रेन की सेना ने आज एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि डोनेट्स्क में वो रूस पर पलटवार कर रहे हैं। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो डरे नहीं है, हताश नहीं है, निराश नहीं है और हथियारों की उनके पास कमी भी नहीं है और इसीलिए वो पलटवार कर रहे हैं। डोनेट्स्क का ये इलाका है कि आज से 1 महीने पहले यानी 24 फरवरी को लड़ाई शुरू होने से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने डोनेट्स्क और लुहांस्क दोनों को इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक घोषित कर दिया था, जबकि वो केवल 30% इलाका उस समय रूस के पास था। उसके बाद से रूस ने दावा किया कि उसने लगभग 50% लुहांस्क का और 90% डोनेट्स्क का अपने कब्जे में कर लिया था। तो कीव से लेकर डोनबास, लवीव, हर जगह ग्राउंड रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। हमारे संवाददाता राजेश पवार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो आर्मी के वेटरन हैं, युद्ध को बारीकी से समझते हैं, लगातार पहले दिन से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। राजेश, जरा ये समझाइए कि आज कई कठोर लफ्जों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें बुचर शब्द का इस्तेमाल था। उधर परमाणु पनडुब्बियां समंदर में यूरोप तक घूम कर आ रही हैं। किधर हम और आप देख रहे हैं इस युद्ध को 32वें दिन? देखिए, जहां तक बयानबाजी का सवाल है शुभांकर, ये युद्ध के दौरान चलती रहेगी। और जो खासकर अमेरिका और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बयान आ रहे हैं, बोरिस जॉनसन के और जो बाइडेन के, वो थोड़े से जो है अपने आप में युद्ध में जो ये आग इसमें घी डालने का काम करते हैं और ये शुरू से ही ऐसा कर रहे हैं। जब से युद्ध शुरू नहीं हुआ तब से ये उनके ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और बाद में व्हाइट हाउस ने आज ये बयान भी दिया है कि उन्होंने जो बाइडेन ने बोला है वो स्क्रिप्ट में नहीं था, उनकी जो अप्रूव स्क्रिप्ट उसमें नहीं था और उस पर उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिए हैं। और ये बात रूस भी बोल चुका है कि रूस का प्रेसिडेंट पुतिन होंगे या कोई और होंगे, इसका फैसला अमेरिका नहीं करेगा। और यहाँ तक ये बयानबाजी है, इससे सिर्फ माहौल खराब होगा, डिप्लोमेसी के जो चांस हैं वो कम हो जाएंगे। और देखिए, युद्ध सिर्फ 2 दिशा में जा रहा है इस वक्त। या तो इसका 1 महीने के अंदर कोई समाधान निकल जाएगा बातचीत से, डिप्लोमेसी से। अगर वो नहीं होता तो यकीनन ये युद्ध एक बड़े महायुद्ध की तरफ जा रहा है, जो कि विश्व युद्ध बन सकता है, क्योंकि जो कैपेबिलिटी है यूक्रेन की इस युद्ध को सस्टेन करने की, वो बहुत लिमिटेड है। अगर उसको ये बड़े हथियार नहीं मिलते हैं तो ये युद्ध सस्टेन नहीं कर पाएगा। और अगर बड़े हथियार आते हैं या किसी प्रकार के बूट्स ऑन ग्राउंड आते हैं यूक्रेन के अंदर, तो रूस उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। उस हालात में युद्ध जो कि बातचीत से सुलझ सकता है, फिर एक विश्व युद्ध तरफ जा रहा है और पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बनने वाला है। जितने इस तरह के उकसाव बयान आएंगे वो सिर्फ डिप्लोमेसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। ठीक है, आपने तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां दी। हमारे साथ गौरव सावंत भी क्योंकि जुड़ रहे हैं। गौरव, लगातार आप भी वॉर जोन से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। यहां पर राजेश कह रहे हैं कि देखिए, 2 चीजें यहां पर नजर आ रही है। एक, या तो विश्व युद्ध हो जाएगा अगर यूक्रेन को हथियार मिले, नहीं मिले तो सरेंडर के अलावा ऑप्शन नहीं है। लेकिन हायर डायमेंशन आप क्या देख रहे हैं 32वें दिन? समय है। गौरव, आपकी आवाज अब तक नहीं पहुंच रही, हम कोशिश करेंगे दोबारा आपसे संपर्क साधें, आपकी आवाज को फिक्स करके। जी राजेश, मैं आपके पास वापस लौटता हूं। लगातार दबाव जो है दुनिया यूक्रेन पर भी बना रही है और लगातार रूस पर भी हो रहा है, लेकिन अब यहां पर ग्राउंड जीरो पर क्या देख रहे हैं आप? क्योंकि हमने देखा कि लवीव में किस तरह से हमला किया गया, एक ऑयल डिपो को उड़ा दिया गया, कई और जगहों पर भी लगातार हमले हो रहे हैं। कीव बचा हुआ है, तो कीव के बचने का मतलब क्या है और बाकी शहरों पर जो ये इंटेंसिटी बढ़ाई गई है, इसके मायने क्या है? देखिए, ये रूस की एक रणनीति का हिस्सा है, ये एक प्लान रणनीति है। बहुत से जो है एनालिस्ट बोल रहे हैं कि हम पुतिन का दिमाग को डीकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, वो बहुत बड़ा देश है, एक मिलिट्री महाशक्ति है, उन्होंने इसको प्लान किया है। हर चीज जल्दबाजी में उन्होंने नहीं की है। उन्होंने, अगर आप पहले दिन देखें युद्ध में, युद्ध को स्टेप बाय स्टेप, नॉच बाय नॉच उन्होंने एस्केलेट किया है और एक एस्केलेशन के बाद हमेशा कुछ विराम दिया है, डिप्लोमेसी को चांस देने के लिए, यूक्रेन का स्टांस देखने के लिए कि वो नेगोशिएटिंग टेबल पर आते हैं नहीं आते हैं। वही अब हो रहा है। उन्होंने जो पहला फेज बोला है कि हमने मिलिट्री ऑपरेशन खत्म कर लिया है, वो सिर्फ जो इलाका उन्होंने कब्जे में ले लिया है उस पे अपनी डिफेंसेस पुख्ता करेंगे, अपना कब्जा पुख्ता करेंगे, ताकि किसी तरह का काउंटर अटैक उनके जो खिलाफ आता है उसको रोक पाए। दूसरा, अगर कल बातचीत होती है तो वो एक मजबूत पोजीशन में होंगे क्योंकि इतना बड़ा इलाका उनके कब्जे में है। लेकिन साथ ही साथ वो पश्चिमी यूक्रेन में, ये चीज 2 दिन से कह रहा हूं और हमें देखने को मिली है, पश्चिमी यूक्रेन में वो लगातार ग्राउंड हमला नहीं करेंगे, लगातार हवाई हमले होते रहेंगे मिसाइल से और एयरक्राफ्ट से, और वो दबाव बरकरार रखेंगे ताकि यूक्रेन बातचीत के लिए तैयार हो जाए। और जो अभी लेटेस्ट खबर आ रही है कि यूक्रेन और रूस दोनों के प्रतिनिधि तैयार हो गए हैं सोमवार को, यानी कल
तुर्की में मिलने के लिए, और तुर्की इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है शुभांकर, एक जी। मध्यस्थता की वो निभा रहा है और बहुत ही सराहनीय है। उम्मीद यही करते हैं कि शायद उससे कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स निकले। ठीक है, आप पॉजिटिव रिजल्ट्स की बात करें, गीता मोहन भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। गीता, आप युद्ध में इंटेंसिटी जो है वो बढ़ रही है, लेकिन बयानों की इंटेंसिटी जो है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बुचर शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, कहा जा रहा है रशिया में सरकार का तख्ता पलट हो जाएगा। कैसे देख रही हैं आप अमेरिका के रोल को, क्योंकि ऐसा लग रहा है यहां से बैठकर देखकर कि यूक्रेन केवल उनके एक कठपुतली बन गया है, जिसको लड़ाई जो है वो रशिया वर्सेस अमेरिका या नाटो चल रही है। देखिए, कहीं ना कहीं ये सच है कि वेस्ट के लिए यूक्रेन में जो इंटरेस्ट है शुभांकर, वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर यूक्रेन प्रो वेस्ट रहता है तो वहां कहीं ना कहीं रूस को उससे काफी ज्यादा स्ट्रेस पॉइंट बढ़ता है। तो इसीलिए जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है कीव एडमिनिस्ट्रेशन में, वो हमें जरूर देखना चाहिए। लेकिन जैसे आपने कहा, बातचीत में जो हार्शनेस है वो बढ़ रहा है, लेकिन मुलाकात भी बढ़ रहे हैं। कैसे एंगेजमेंट, जो राजेश कह रहे थे, टर्की और यूक्रेन के बीच होने वाला है, लेकिन रूस अपने पार्टनर कंट्रीज के साथ भी मुलाकात बरकरार रख रहा है। सर्गे लैवरोव अब भारत जाने वाले हैं अगले हफ्ते। वो भारत में होंगे जैसे ही जयशंकर, जो हमारे विदेश मंत्री हैं, वो अपना मालदीव्स और श्रीलंका का दौरा खत्म करते हैं और न्यू दिल्ली पहुंचते हैं। आप देखेंगे कि लैवरोव भी न्यू दिल्ली पहुंचेंगे, और वो जो मुलाकात है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ मैं डॉनबास में हूँ शुभांकर, जो एक रेबल एरिया माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर वैसे रूस ओरिजिन वाले लोग रहते हैं जो यूक्रेन की सरकार से खुश नहीं हैं। मिन्स एग्रीमेंट जो है उसके इम्प्लीमेंट करने के वायदे के बाद रूस लैंग्वेज को यूक्रेन ने बैन कर दिया था। तो इस हद तक नाराज हैं जो रूसी ओरिजिन के लोग यूक्रेन में रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है उन्हें सेकंड क्लास ट्रीटमेंट दिया जाता है। लेकिन अब पुतिन ने कह दिया है कि जो अगला पड़ाव है मिलिट्री ऑपरेशन का, वो डॉनबास में होगा, और हम यहीं पर हैं। हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे यहाँ पर क्या होने वाला है रूस और यूक्रेन के बीच। बिल्कुल गीता, आपकी जो रिपोर्ट है वो भी दर्शकों को हम दिखाएंगे, क्योंकि ये बहुत अहमियत रखती है। लेकिन फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि गीता भी आपको बता रही थी कि यूक्रेन युद्ध जो है वो काफी इंपॉर्टेंस अब रख रहा है, और उसकी हर खबर आप तक पहुंचाने के लिए आज तक की टीम जो है वो युद्ध के तमाम महत्वपूर्ण मोर्चों पर तैनात है। रूस ने अब तक राजधानी कीव पर हमले किए हैं, और अब वहां हमला रुक गया है, जहां से राजेश आपको रिपोर्ट दिखा रहे थे। लेकिन अगला निशाना जो है वो डोनबास को बनाया गया है, जहां से गीता मोहन को आप सुन रहे थे। लेकिन रूस ऐसा क्यों कर रहा है, जरा देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता गीता मोहन की रिपोर्ट। डोनेट्स्क में यहाँ पर काफ़ी, अगर लाइव देखें, थम सी गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर मैं सत्या को बोलूँ कि वो कैमरा पैन करके दिखाएं, काफ़ी सारे बिल्डिंग्स हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, ऑफिशियल बिल्डिंग्स, बहुत सारी इमारतें हैं। बहुत प्रॉस्परस जगह था ये, क्योंकि ये ऐसा जगह है जहाँ पे बहुत कोयला है, और इसलिए बहुत प्रॉस्परस हुआ करता था। लेकिन 2014 से लेके अब तक, जब से यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि ये एक ऐसा जोन है जो हमेशा यूक्रेन से अलग होना चाहता था, प्रो रशिया था, इसलिए काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स थे, और ये हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहा है। और जब से ये हुआ है तब से यहाँ पर लोग कम हैं, बिल्डिंग्स हैं लेकिन लोग नहीं हैं। एक ऐसा सिटी जहाँ पे आपको बहुत कम लोग दिखेंगे, काफ़ी डिप्रेसिंग है। क्यों? क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग यहाँ पर अपने घर छोड़कर कुछ यूक्रेन की तरफ चले गए हैं, और काफ़ी सारे लोग, क्योंकि यहाँ पे रूसी ओरिजिन के लोग ज़्यादा हैं, वो रूस चले गए हैं ताकि काम कर सके, अपना पेट भर सके। लेकिन जो यहाँ पे बचे लोग थे, वो अब, क्योंकि यहाँ पर युद्ध चल रहा है, रशियन फोर्सेस के साथ जुड़कर लड़ने के लिए फ्रंट लाइन पे चले गए हैं। इसीलिए अगर सिटी की बात करें, बिल्कुल खाली नज़र आएगा, बहुत कम लोग होंगे, कुछ यूथ और यंगस्टर्स दिख जाते हैं। इस पूरे सिचुएशन का समाधान क्या है कि बातचीत हो और बातचीत से हल निकले। लेकिन तब तक देखना ये होगा कि क्या डॉनबास अपने इंडिपेंडेंस को पा सकेगा, या फिर अगर यूक्रेन के साथ जुड़कर रहना होगा तो फिर क्या रूस के साथ ऐसा कोई एग्रीमेंट होगा जहाँ पे न्यूट्रलिटी क्लॉज जो है, जो रूस मांग रहा है कि आप ना नेटो के साथ जाए ना यूरोपियन यूनियन के साथ जाए, क्या उस पर बातचीत होकर कोई समाधान निकल पाएगा। कैमरा पर्सन सत्या राउतरी के साथ डोनेट्स्क में गीता मोहन, आज तक। तो खबर चाहे विदेश की हो या देश की, हर खबर से करते हैं हम आपको खबरदार। लेकिन आज खबरदार में मेरे साथ इतना ही।